नमस्कार। आज के इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार में मधुलिका का अंतर्द्वंद्व विषय पर मैं बातचीत करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने पुरस्कार कहानी के कथानक पर चर्चा की थी, इसलिए पुनः उसको दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। इसीलिए सीधा मधुलिका के अंतर्द्वंद्व की मैं बात करता हूँ। मधुलिका कभी कौशल के प्रति अपने अनुराग की ओर झुकती है तो कभी प्रेम का वह पक्ष प्रबल हो जाता है जो उसके प्रेमी राजकुमार अरुण से संबंधित है। द्वंद्व की स्थिति अरुण के प्रति प्रेम को लेकर भी है। मगध का राजकुमार अरुण प्रथम दर्शन में ही मधुलिका के प्रति आसक्त हो जाता है और उससे अपना प्रणय भाव निवेदन कर देता है। मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, लेकिन मधुलिका को अपनी हैसियत का ध्यान है। वह वर्ग भेद की खाई से परिचित है और कहती है, राजकुमार मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन विहारी हैं और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरे स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से निकंज हूँ, मेरा उपहास न करो। यह उदाहरण बताता है कि प्रणय का प्रार्थी राजकुमार अरुण उसी वर्ग का है जिसने मधुलिका की स्नेह की भूमि को छीन लिया है। अतः उस वर्ग के व्यक्ति के प्रति विकर्षण स्वाभाविक है। इसलिए मधुलिका अरुण के प्रति कठोर बन जाती है। प्रसाद की कहानियों में विकर्षण से आकर्षण और घृणा से प्रेम की जुगलबंदी बहुत अधिक देखने को मिलती है। मधुलिका सामंत वर्ग की उस मानसिकता से घृणा करती है, लेकिन राजकुमार अरुण एक युवा के रूप में उसे भा जाता है। इसलिए उसका तिरस्कार करके वह कम आहत नहीं होती। कहानी में ये पंक्तियां इस बात को स्पष्ट करती हैं कि चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत नहीं हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। प्रेम का बाण उसके हृदय में लग चुका था। मधुलिका के हृदय की यह टीस स्थायी पीड़ा बन जाती है। घोर अभाव का जीवन जीते हुए पीड़ा का नुकीलापन बढ़ जाता है। उसका मन कई बार पश्चाताप करता है कि उसने सौभाग्य का तिरस्कार क्यों कर दिया। यहाँ उसकी अपनी वास्तविक स्थिति, नियति उसके सुख स्वप्न से टकराती है। उसका द्वंद्व, उसका असमंजस शीघ्र एक किनारा पा लेता है और उसे लगता है कि वह राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, वह उससे प्रेम करने लगी है। कहानीकार प्रसाद ने उसकी व्यग्रता और भावनात्मक उतार चढ़ाव को बहुत सलीके से कहानी में हमारे सामने रखा है। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। असहाय दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नीचे नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। मधुलिका एक सरल हृदय मेहनती तरुणी है जो अपने खेतों में काम करके अपने जीने भर के लिए अनाज उगाती है। वह अपनी इस स्थिति से संतुष्ट है। उसके मन में राजसी वैभव के प्रति कोई लगाव भी नहीं दिखाई देता। अपने कर्तव्य को वह भली भांति जानती है, इसीलिए राज्याज्ञा की वह अवहेलना नहीं करती, बल्कि राजा द्वारा ली गई उसकी भूमि के बदले में दिए जा रहे मूल्य को भी वह स्वीकार करती है। वैभव या पैसे के प्रति उसके मन में कोई लोभ नहीं है।
वह जानती है कि मुद्रा और भूमि के बिना उसके लिए जीवन कठिन हो जाएगा। अभाव का सामना उसे करना पड़ेगा, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उसके लिए सर्वोपरि हो जाती है। भोली भाली देश प्रेमी कृषक कन्या मधुलिका की छवि हमारे सामने प्रकट होती है। दूसरी ओर राजकुमार अरुण, जो कि एक सामंत है और साम्राज्य को फैलाने की अपनी आकांक्षा को वह महत्वपूर्ण समझता है, जिसके लिए एक भोली भाली किसान कन्या का उपयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। प्रेम का प्रदर्शन करना, आश्वासन देना या विश्वास पैदा करना उसके संस्कार और स्वार्थ का अविभाज्य हिस्सा है। ऐसी स्थिति में अपने स्वार्थ के लिए वह बड़ी चालाकी से मधुलिका का उपयोग करता है। इसके विपरीत मधुलिका एक मेहनत करने वाली मजदूर कृषक कन्या है, जो स्वभावतः सामंत वर्ग का तिरस्कार करती है। सामंतवादी सोच और प्रवृत्तियों का तो वह शिकार हुई ही है। एक राजा ने केवल अपनी परंपरा का निर्वाह करने के लिए उसके खेत को कुछ मुद्राओं के बदले मूल्य देकर अपने अधिकार में ले लिया है। यहाँ पर कृषक समाज या व्यक्ति की इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं है। केवल राजा की आज्ञा को स्वीकार करना ही जनता का कर्तव्य बताया जाता है। मधुलिका द्वारा विरोध न करना यही दर्शाता है कि यदि वह विरोध करके अपनी भूमि बचाना चाहती तो वह दंड पाती। इससे भी महत्वपूर्ण है कि अपने देश या अपनी मातृभूमि के लिए असीम प्रेम में वह उसके समक्ष आने वाले कठोर भविष्य के प्रति भी उदासीन हो जाती है। उस समय केवल देश प्रेम और कर्तव्य के प्रति उसका समर्पण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस काल की यह कहानी है, उस काल में राज्य के लिए प्राण देना या राज्य के लिए त्याग करना बड़ी सहज प्रवृत्ति मानी जाती थी, जिसे स्वदेश प्रेम या भक्ति कहा जाता रहा। लेकिन इसके पीछे के सत्य को कहीं भी उजागर न होने देने की कोशिश भी की जाती रही। अरुण के साहचर्य में रहकर मधुलिका वैभव के काल्पनिक आनंद को महसूस करती है। उसका द्वंद्व शमित लगता है। प्रिय के प्रेम का प्रभाव उस पर हावी हो जाता है। लेकिन जब अरुण अपने अभियान पर जाता है, तब उसका द्वंद्व उस नए सिरे से परवान चढ़ता है। बार बार द्वंद्व कल्पना और यथार्थ का नहीं, अब टकराहट प्रियतम प्रेम और देश प्रेम के बीच की है। इस महत्वपूर्ण क्षण को प्रसाद ने विस्तार से व्यक्त किया है। वे लिखते हैं, उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरिता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? यहाँ दो मनोभावों का सामंजस्य दिखाई देता है। हमें यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि मधुलिका केवल प्रेम के वशीभूत होकर अरुण के अभियान को अपना समर्थन नहीं देती है। अपनी स्नेह भूमि छिन जाने का भय भी उसके मन में है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामदर्श मिश्र का एक विश्लेषण बड़ा सटीक जान पड़ता है। वे लिखते हैं कि जब एकाएक उसमें अपने साम्राज्य के प्रति कर्तव्य बोध जागृत हो जाता है, तो उसके प्रेम से लिपटी प्रतिक्रिया की ईर्ष्या छिटक कर दूर जा पड़ती है और देश प्रेम तथा प्रियतम प्रेम का द्वंद्व बिंदु तीव्रता से आलोकित हो उठता है।
इस द्वंद्व बिंदु में ऊपर ऊपर कर्तव्य बोध, देश प्रेम विजयी होता दिखाई पड़ता है, किंतु भीतर भीतर दोनों का तनाव चलता रहता है। हिंदी कहानी एक अंतरंग पहचान, इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 20 से रामदर्श मिश्र जी का यह विश्लेषण लिया हुआ है। मधुलिका के भीतर चल रहे इस दोहरे प्रेम के तनाव की अभिव्यक्ति कहानी के अंतिम चरण में होती है। पाठक को इस अंतिम पंक्तियों में ऐसा लगता है कि कर्तव्य बोध की भावना पर प्रेम की भावना भारी पड़ रही है। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं वह सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। अब इन पंक्तियों को देखिए, तो मुझे प्राण दंड मिले। ये पंक्ति संकेत है कि देश के प्रति कर्तव्य बुद्धि और प्रियकर के प्रति प्रेम, इन दोनों ही शक्तिशाली मनोभावों का द्वंद्व अंततः सामंजस्य में परिणत हो जाता है। जहां तक पात्रों के द्वंद्व का प्रश्न है, आश्चर्यजनक रूप से मधुलिका का प्रिय पात्र राजकुमार अरुण किसी तरह के असमंजस में नहीं पड़ता। उसका चरित्र शुद्ध रूप से सामंती है। वह मधुलिका के क्षोभ भाव और प्रणय भावना को उभार कर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है। वह उसे राज सिंहासन पर बैठाकर रानी बना देने का प्रलोभन देता है। जब वह प्रलोभन देता है तो उस समय की पंक्तियां दृष्टव्य हैं। देखिए क्या होता है कि युवती का वक्षस्थल फूल उठा, वह हाँ भी नहीं कर सकी और ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। वह तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इसी कौशल सिंहासन पर बैठा दूं। कहानीकार ने अरुण को इस बात के लिए कहीं भी द्वंद्वग्रस्त नहीं दिखाया है कि वह एक भोली भाली किशोरी का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए क्यों कर रहा है। कौशल के महाराज को एक निर्णायक बिंदु पर ठिठकता हुआ अवश्य दिखाया गया है। जब मधुलिका उनसे अपने खेत के बदले सामरिक महत्व की भूमि चाहती है तो वे राज्य हित को ध्यान में रखकर उसकी याचना को ठुकराना चाहते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आ जाता है कि मधुलिका को तो कौशल की रक्षा करने वाले सिंह मित्र की कन्या के रूप में देखा गया है और वे उसे वह भूमि प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार मधुलिका का जो अंतर्द्वंद्व है वो पुरस्कार कहानी में एक बहुत ही रोचक तरीके से जयशंकर प्रसाद ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।